Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. From today onwards, we are going to start the last unit of Managerial Economics, and this is the unit number 5th. Under this unit, the very first topic is nature and concept of profit. पहले बात करेंगे कि प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉफिट का नेचर क्या है. बिकॉज वेर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, देन इट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन एनी ऑफ द मार्केट इकोनॉमी. किसी भी पर्टिकुलर मार्केट की हम बात करें तो उसकी इकोनॉमी प्रॉपर वे में तभी वर्कआउट कर सकती है जब वहाँ प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा. अगर प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो उस केस में जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर वे में ग्रोथ या ग्रोइंग वे में डेवलप्ड नहीं हो पाएगी. अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एक्ट्स एज इंसेंटिव मैकेनिज्म फॉर बिजनेस इन्वेस्टमेंट. जहां प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा उन पर्टिकुलर बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को फोकस करना चाहेंगे. तो एक तरीके से ये इंसेंटिव मैकेनिज्म का वर्क करती है. हायर प्रॉफिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि जितना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिलेगा उतने ही बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे. मोर एंड मोर प्रॉफिट, इट मीन्स दैट मोर एंड मोर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट के बेसिस पर हमें एक ऑटोमेटिक सिग्नल मिलता है कि हमें रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको हमें किस तरह से एलोकेट करना है या फिर हमें उन्हें रीएलोकेट करना है. अगर कंपनी एनफ वे में प्रॉफिट को अर्न कर रही है तो इस केस में क्या करती है, कंपनी अपने रिसोर्सेज को एज इट इज वे में कंज्यूम करती रहती है, यूटिलाइज करती रहती है. लेकिन अगर उसे प्रॉफिट प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तो क्या करती है, तो वो ज़रूरत है रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करने की, रीएलोकेट करने की, जिससे कि जो प्रॉफिट चांसेस अवेलेबल है, जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, उनको कैप्चर किया जा सके. तो एक तरीके से जो प्रॉफिट है वो एक ऑटोमेटिक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है या रीएलोकेट करना है. तो इस तरह से देखा जाए तो जो प्रॉफिट है इट इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड इंसेंटिव्स टू द बिजनेस फर्म्स विद इन इकोनॉमी. एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी स्टडी कर लेते हैं हम. उल्मर ने ये डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी. क्या कहना था उल्मर का? प्रॉफिट में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये प्रॉफिट की और बेसिक डेफिनेशन है. प्रॉफिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. इट मीन्स दैट द फॉर्मूला इज प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC. TR मीन्स टोटल रेवेन्यू एंड TC मीन्स टोटल कॉस्ट. अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की. टोटल रेवेन्यू का मतलब द वैल्यू ऑफ आउटपुट और टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इनपुट्स. क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है वो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है. तो फाइनली उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, जो आउटपुट उसका निकल कर आया प्रोडक्शन के बाद, जो उसकी वैल्यू होगी आउटपुट की, उसके बेसिस पर उसका टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा. और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसने जो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस को इनकर्ड किया, डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को परचेज किया, उन पर अपना पैसा खर्च किया, वो क्या कहलाएगी? उसकी टोटल कॉस्ट. तो हम क्या कहेंगे इसे? वैल्यू ऑफ इनपुट्स. अब पहले बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की या फिर टोटल रेवेन्यू की. टोटल रेवेन्यू को हम मार्केट में डिमांड कंडीशंस के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं. डिमांड कंडीशंस पर बेस्ड होता है टोटल रेवेन्यू, यानी कि कितना प्रोडक्ट उसका सेल हुआ और प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं. ये तो बात आएगी ना. रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ सेल्स, तभी तो रेवेन्यू निकल कर आएगा. और जो सेल्स है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिमांड कंडीशंस पर डिपेंड करती है. तो डिमांड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट की सेल्स को कैलकुलेट करते हैं और उसको पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 पॉइंट. अब बात आती है टोटल कॉस्ट की. टोटल कॉस्ट क्या है?
टोटल कॉस्ट होती है जितने भी फैक्टर्स को उसने हायर किया या फिर परचेज किया इन ऑर्डर टू मेक पॉसिबल द प्रोडक्शन प्रोसेस। रॉ मटेरियल परचेज करा उसने, लैंड को हायर किया, बिल्डिंग डेवलप करी, मशीनरीज को इंस्टॉल किया, फिर डिफरेंट टाइप, फिर उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो भी उसको अरेंजमेंट करने थे वो सारे अरेंजमेंट उसने करे, इस तरह से लेबर का अरेंजमेंट करा, और भी डिफरेंट एक्सपेंसेस है। तो इन सारे एक्सपेंसेस के बेसिस पर टोटल कॉस्ट को फॉलो किया गया। तो टोटल कॉस्ट मार्केट में सप्लाई कंडीशंस के बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है। क्लियर? टोटल रेवेन्यू मार्केट की मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है, और जो टोटल कॉस्ट है वो मार्केट में सप्लाई कंडीशंस के बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है। इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट का मतलब होता है सरप्लस लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पेड। जब हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को यूज करते हैं, और इकोनॉमिक एक्सपेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को आपने रेंट पे कर दिया, लेबर को आपने वेजेस पे कर दिए, कैपिटल को आपने इंटरेस्ट पे कर दिए। अब जो टोटल रेवेन्यू में से जब आपने ये तीनों पर्टिकुलर अमाउंट पे कर दी, तो टोटल रेवेन्यू में से जो बचा, जो सरप्लस आपका बचा हुआ रह गया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट का नाम देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कह भी रहा हूँ कि जो प्रॉफिट इज द सरप्लस लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पेड। एंटरप्रेन्योर ने लैंड के बदले में उसको रेंट पे कर दिया, लेबर को उनकी सर्विसेज के बदले में वेजेस पे कर दिए, कैपिटल को इंटरेस्ट पे कर दिया। अब जितना पार्ट बचा, जितना सरप्लस बचा रेवेन्यू में से, उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर अपने आप खुद को पे करता है। जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर अपने आप को खुद को पे करता है, लेकिन जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं उनको उनकी सर्विसेज के बदले में रिवॉर्ड एंटरप्रेन्योर के द्वारा पे किया जाता है। प्रॉफिट gets paid by the entrepreneur himself while other factors get their reward from the entrepreneur। एक तरीके से देखा जाए तो जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनकी इनकम कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है। लैंड को जो रेंट पे किया जा रहा है, लेबर को वेजेस या कैपिटल को इंटरेस्ट, ये क्या है? उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है। तो इनकी सर्विसेज के बदले में इनको रिवॉर्ड जो पे किया गया वो एंटरप्रेन्योर ने अपने रेवेन्यू में से पे किया। जबकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद को पे करता है, किसी और को पे नहीं करता है। इस तरीके से हम प्रॉफिट को अदर फैक्टर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ कंसीडर कर सकते हैं जिसके बेसिस पर हम प्रॉफिट को बाकी फैक्टर से डिफरेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम यहाँ प्रॉफिट के डिफरेंट फीचर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या है ये पॉइंट्स? The very first point is profit is a residual income, so its size varies. Other factors get contractual income and are thus fixed. Profit क्या है? एक रेजिडुअल इनकम है, यानी कि जब आप सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर देते हो, उसके बाद जो बचा वो प्रॉफिट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका साइज वेरी करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा? रेवेन्यू पर। रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और रेवेन्यू अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन जो फैक्टर्स है उनकी इनकम कैसी है? कॉन्ट्रैक्चुअल, एक फिक्स्ड इनकम है उनकी। ये एक मेन डिफरेंस रहता है अमंग प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन की, सेकंड पॉइंट की, जो इनके बीच में डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है, और यहां तक कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। कंपनी को अगर रेवेन्यू कम जनरेट हुआ तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट ना भी हो, नेगेटिव हो जाए, यानी कि लॉस हो जाए उसे। लेकिन जो वेजेस हैं, इंटरेस्ट है, रेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते या नेगेटिव नहीं हो सकते ये कभी भी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है। आप अगर लेबर की सर्विस को यूज़ कर रहे हो तो वेजेस आपको पे करने ही करने हैं। अगर आप कैपिटल हायर कर रखा है, आपने लोन ले रखा है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे कैसे भी करो आप चाहे। अगर आपने लैंड को हायर कर रखा है तो उसके लिए आपको रेंट पे करना ही करना है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता।
इसी वजह से इनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। जबकि प्रॉफिट से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, प्रॉफिट आपका जीरो भी हो सकता है और यहाँ तक कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है? अगर मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन की बात करूं तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट हमेशा फर्म की मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। तभी तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग सिचुएशन में तभी आ पाती है जब उनका प्रॉफिट उनकी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें जो फर्म का प्राइस होता है वो उनकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। इसी वजह से परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट पर अपने वर्क को फॉलो करती हैं। यानी कि हम एक तरह से देखें तो जो मार्जिनल कॉस्ट है ये वो लिमिट है जिससे बिलो लेवल पर कोई भी फर्म ऑपरेट नहीं करेगी। मार्जिनल कॉस्ट इज द लिमिट बिलो विच द फर्म विल नॉट ऑपरेट। चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मार्जिनल कॉस्ट उस लिमिट को डिफाइन करता है जिससे नीचे कोई भी फर्म ऑपरेट करना पसंद नहीं करेगी। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट डायनेमिक कंडीशंस में बहुत फ्लक्चुएट करता है, जबकि जो अदर फैक्टर्स है उनमें फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें डिप्रेशन की या बूम की पीरियड की, तो अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन कंडीशन है या बूम की कंडीशन है तो यहाँ आपको प्राइजेस में, यहाँ आपको प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं। जबकि जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। अगर डिप्रेशन का टाइम चल रहा है तो फर्म का रेवेन्यू क्या हो जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा फर्म का रेवेन्यू। सेल कम हो जाती है और सेल कम होने से उसका रेवेन्यू भी कम हो जाता है, तो प्रॉफिट भी बहुत कम हो जाता है उसका। जबकि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपको जितना अमाउंट उतना पे करना ही करना है। लेकिन हाँ, अगर कंडीशन इन्फ्लेटरी है या बूम की कंडीशन है तो बूम की कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी फर्म की, और फर्म की सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होने से उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर्स को पे किया जा रहा है वो फिक्स्ड वे में फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड वे में उनको पे किया जा रहा है। इसका मतलब जो फर्म का रेवेन्यू है या एंटीबिनो का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के जो प्रॉफिट है वो डायनेमिक कंडीशंस में फ्लक्चुएट करता ही करता है, जबकि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, उनकी इनकम में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ओके, थैंक यू।